देखो सबसे पहले एक चीज बताते तुमको हम। देखो ये बात तुमको पता होगा क्या, पता ही है। इको तुम लोगों के दो पार्ट में डिवाइड है, एक है मैक्रो, इंडियन। मैक्रो अभी हम पढ़ा दे रहे थे, क्योंकि मैक्रो ही टेक्निकल है। ये तुम्हारा पूरा का पूरा डेटा के ऊपर है, ठीक है। और इसमें हाँ वो हिस्ट्री टाइप का है, तो उसको थोड़ा सा पढ़ लेना। जो नोट्स हम दिए हैं उसी से पढ़ना, उस बुक का ही बहुत शॉर्ट में बना के रखें, जिसका एमसीक्यू बन सकता है। अब से पढ़ेगा। पाँच छह घंटा है। तो अपने हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग मैक्रो का पूरा रिवीजन करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना है बार। बैलेंस ऑफ पेमेंट छोटा था, आई थिंक उसको नहीं भी रिवीजन करेंगे तो चलेगा। बट फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो था, वो कुल मिला के दोनों मिला के है 14 मार्क्स का, 16 मार्क्स का, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कंप्लीट कराने का कोशिश करेंगे, और एक हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, क्योंकि इस बार आएगा सॉल्व करने वाला क्वेश्चंस, तो उसके लिए ना मैं कुछ क्वेश्चंस बनाए थे हम, वो हम तुमको आज वही यूट्यूब पे हम वही पढ़ाने वाले हैं। वो वाला खाली देख लेना, आधा घंटा का वीडियो होगा। उसमें करीबन करीबन 30-35 क्वेश्चन है एमसीक्यू का ही, उसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो चालू करते हैं क्लास। पहला चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जहां पे था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग ये पढ़े थे कि इकोनॉमिक्स का कितना ब्रांचेस होता है। दो ब्रांचेस का मतलब होता है शाखा। इकोनॉमिक्स का दो शाखा होता है, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रो किसको बोलते हैं सर? माइक्रो का मतलब होता है छोटा। जब हम लोग कोई माइक्रो, अच्छा माइक्रो एक ग्रीक वर्ड से निकला है, माइक्रोस, ठीक है। ये सब याद रखना, इसके ऊपर एमसीक्यू पूछ सकता है। हालांकि माइक्रो को भी नहीं पूछेगा, पूछेगा मैक्रो के ऊपर, क्योंकि तुम लोगों के सिलेबस में मैक्रो है। तो पूछ सकता है कि मैक्रो जो है वर्ड कहाँ से निकला है, तो ग्रीन बोले ग्रीक वर्ड मैक्रो से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है? लार्ज। इट एनालाइसिस द स्मॉल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। बेसिकली माइक्रो जो है स्मॉल इकोनॉमी का एक छोटा सा पार्ट को एनालाइज करता है। ये क्या करता है? पूरे के पूरे इकोनॉमी को एनालाइज करता है। मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर में पढ़ेंगे नेशनल इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम, मतलब पूरे देश के बारे में हम लोग जब स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं मैक्रो, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंसेस था, पढ़ चुके थे। उसके बाद एक एमसीक्यू के लिए बहुत फेवरेट है, वो है तुम्हारा क्या, कि पहली बार इकोनॉमिक्स का जो टर्म्स था वो किसने यूज किया था, तो ये नाम याद रखना, रैगनर फ्रिश। कब यूज किया था? 1933। फिर अच्छा माइक्रो, माइक्रो को पहले प्राइस थ्योरी कहते थे, और मैक्रो को पहले इनकम थ्योरी कहते थे। तुमको मैक्रो के लिए इंपॉर्टेंट है, मैक्रो इकोनॉमी को क्या कहते थे पहले? मैक्रो, मैक्रो को इनकम थ्योरी कहा जाता था, नेशनल इनकम, इनकम इनकम थ्योरी, ठीक है। ये सब के ऊपर एमसीक्यू पूछ सकता है। उसके बाद इस पूरे इकोनॉमिक्स में एक वर्ड है, वो है सेटेरियस पेरिबस। मतलब क्या होता है? ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट। मतलब हम लोग कोई भी यहाँ पे जब लॉ पढ़ते हैं तो ये चीज देखने को मिलता है कि जब लॉ लागू तभी होता है जब दूसरी चीज को हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं। मतलब याद करो, प्राइस और डिमांड के बीच में हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या होता था? घटता था। और प्राइस घटने से डिमांड क्या होता था? ये हम लॉ पढ़ते थे। बट इसके अंदर में एक एक्सेप्शन था, कि हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे थे कि प्राइस और डिमांड के बीच में बस रिलेशनशिप है, इसके अलावा दूसरा चीज सबका सब क्या है? कांस्टेंट है। तो वहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि अंडर लॉ ऑफ डिमांड क्या है? सेटेरियस पेरिबस है अदर थिंग्स के लिए, ठीक है। तो खाली बस इतना रखना, इसका मतलब क्या होता है? ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। सुन लोगे अच्छे तरीके से, तो तुमको एग्जाम में जब एमसीक्यू दिखेगा ना, तो तुमको स्ट्राइक करेगा माइंड में। अब यहाँ पे है इकोनॉमिक्स में, कि इकोनॉमिक्स में गुड्स एंड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। पहले बताते हैं गुड्स का मतलब क्या होता है। देखो गुड्स दो तरीके का होता है, एक होता है कैपिटल गुड्स, एक होता है क्या? कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स किसको बोलते हैं? जो अल्टीमेटली अब बना और उसको अब कंज्यूम किया जाएगा, उससे बोलते हैं कंजम्पशन गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल चॉकलेट बना, अब चॉकलेट कोई कंज्यूमर जाके खा लेगा, तो वो क्या है? कंजम्पशन गुड्स है। बट मान लो कोई मशीन बना रहा है, तो मशीन क्या है? कैपिटल गुड्स है, क्योंकि मशीन अल्टीमेटली क्या होगा? किसी और चीज को और प्रोडक्शन करेगा, इसका हेल्प होगा कोई और चीज को बनाने में, इसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। देखो क्या लिखा है, गुड्स विच आर यूज फॉर कंजम्पशन डायरेक्टली टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स इज नोन एज व्हाट? कंजम्पशन। एंड कैपिटल गुड्स क्या होता है? द गुड्स विच आर यूज फॉर प्रोडक्शन अदर्स गुड्स लाइक, बेसिकली एक ऐसा गुड्स होता है जो कि यूज किया जाता है दूसरे गुड्स को बनाने के लिए, उसे कहते हैं क्या? कैपिटल गुड्स। एग्जांपल के लिए देखो, यहाँ पे वाटर दे दिया, मिल्क दे दिया, सब एग्जाम में कैसे पूछ सकता है? एग्जांपल के साथ भी पूछ सकता है। बताओ वाटर इज एग्जांपल्स ऑफ कंजम्पशन। नाउ हम लोग यदि 1,000 रुपया खर्चा कर रहे हैं, इस 1,000 रुपए में जितना खर्चा खाने में कर रहे हैं उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जितना खर्चा हम लोग कैपिटल गुड्स में कर रहे हैं उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब
हमारे घर पे रोटी के लिए जो चावल, सॉरी, रोटी के लिए चावल तो नहीं आता, रोटी के लिए जो आटा आता होगा, वो सब जो आटा आता है उसमें जो खर्चा कर रहे हैं वो मेरा कौन सा खर्चा होगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बट मान लो मेरे घर पे एसी है, फ्रिज है, वो सब क्या क्या खर्चा है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मेड टू द कंज्यूमर गुड्स, एक्सपेंडिचर मेड टू द कैपिटल गुड्स। ठीक है, आगे देखो। फाइनल गुड्स किसको कहते हैं सर? फाइनल गुड्स या फिर इंटरमीडिएट गुड्स किसको कहते हैं? फाइनल गुड्स का मतलब होता है, देखो, इट इज द गुड्स रेडी फॉर द बिंग यूज। वही जो हम लोग कंजम्पशन गुड्स में पढ़े थे, एक ऐसा गुड जो कि अल्टीमेटली अब रेडी है अब खाने के लिए। लाइक एग्जांपल के लिए बताते हैं, मान लो एक फ्रूट्स है, तो वो क्या है? अल्टीमेटली एक एक रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट गुड्स है। और एक बार फ्रूट से जब जूस निकल गया तो जूस अपने वहां क्या बोलेंगे हम लोग? बताओ। फाइनल गुड्स है। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा गुड जो कि डब्ल्यूआईपी के कंडीशन में, डब्ल्यूआईपी का मतलब क्या होता है? वर्किंग प्रोग्रेस, जो ना रॉ मटेरियल है ना ही फिनिश गुड्स है, वो बीच का है। मतलब यदि हम बात करें पेन का, तो पेन रेडी हो चुका है, बट पेन के रिफिल में इंक डालना बाकी है, तो क्या है वो? इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, इसको इसका एमसीक्यू में ध्यान रखना कि इंटरमीडिएट गुड्स को क्या बोलते हैं? गुड्स इन प्रोसेस भी कहते हैं। गुड्स इन द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन बिटवीन द इनपुट एंड फाइनल प्रोडक्ट, बोल दिया है। एक गुड्स को हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में तभी बोलेंगे जब हम लोग ये देखेंगे कि गुड्स फाइनल गुड्स और ये इनपुट के बीच में है वो। ठीक है, इट मे बी डिफाइंड एज अ द गुड्स विच हैज नॉट येट रीच टू द फाइनल स्टेज। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होता है जो कि अभी तक फाइनल गुड्स नहीं बना है। और लोग पढ़ेंगे सेविंग्स क्या होता है और इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है। सेविंग्स क्या होता है बताते हैं। अगेन देखो, ये दोनों का दोनों एक ही चीज का पार्ट है। बताओ क्या? इनकम का। इनकम का ही दोनों पार्ट है। हम लोग क्या करते हैं? सेविंग्स भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। सेविंग्स क्या होता है? देखो, इट इज डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट डिवोटेड टू द कंजम्पशन, जो कि हम लोग खर्चे में जिसको हम लोग कंजम्पशन के लिए खर्च नहीं किए, उसे कहते हैं क्या? सेविंग। कहने का मतलब ये है कि 1,000 रुपए कमाए, 700 रुपए खा लिए, तो जो 300 रुपए हम लोग नहीं किए ना, खर्च नहीं किए, उसी को क्या कहते हैं लोग? बताओ। सेविंग। इसको हम लोग फ्लो वेरिएबल भी कहते हैं। अभी फ्लो वेरिएबल और स्टॉक वेरिएबल हम लोग पढ़ेंगे अभी क्या होता है। ठीक है, इट इज व्हाट व्हाट फ्लो वेरिएबल। एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पूछेगा कैसे? सेविंग्स इज एग्जांपल्स ऑफ फ्लो वेरिएबल। अभी कैसे पकड़ेंगे? एक बार समझाते हैं। देखो, फ्लो और बेसिकली दिन बताए, स्टॉक में अंतर इतना है कि स्टॉक का मतलब होता है एक टाइम पे हम उसको बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तुमको बताते हैं, तुम्हारा कितना सेविंग्स है ये बताना मुश्किल है। आज का कितना सेविंग्स है बताना मुश्किल है। आज तक का कितना सेविंग्स है बताना पॉसिबल है। मतलब हम बोल सकते हैं कि हम डेली यदि 100 रुपए बचा रहे हैं, तो ये हम बता सकते हैं कि हाँ, डेली डेली 100 रुपए बचा रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो सेविंग्स क्या है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे बताना मुश्किल है, बट ड्यूरिंग द ईयर हम लोग बता सकते हैं। तो कोई भी चीज को जब हम ड्यूरिंग द ईयर बता सकते हैं, उसे कहते हैं क्या? फ्लो। और जो एक पर्टिकुलर टाइम पे बताते हैं उसे कहते हैं क्या? स्टॉक। एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, मान ले एक नल से पानी गिर रहा है, तो पानी जो गिर रहा है वो फ्लो है। ठीक है, हम बताना मुश्किल है कि आज अभी कितना पानी गिरा, बताना मुश्किल है। बट मान लो उसी नल के नीचे यदि बकेट रख दिए और भर गया, तो हम बोल सकते हैं कि भाई आज मेरे पास 1 बाल्टी पानी है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे हम पानी बोल सकते हैं। तो जो पानी बकेट में वो क्या है? स्टॉक है। और जो पानी गिर रहा है वो क्या है? फ्लो है। तो सेविंग्स क्या है? अल्टीमेटली एक फ्लो है। ये बकेट की तरह नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट क्या है सर? इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज चेंजेस इन द स्टॉक ऑफ द कैपिटल बिटवीन द टू पॉइंट ऑफ टाइम। कहने का ये मतलब है, मेरे पास पहले 1,000 रुपए था, अभी मेरे पास 1,200 रुपए हो गया, तो मेरा 200 रुपए क्या है? अपने आप में इन्वेस्टमेंट है। कहने का ये मतलब था, मान लो स्टॉक मार्केट में 1,000 रुपए लगाए और अब ये बन गया 1,200 रुपया, तो ये क्या है? इसको क्या कहेंगे हम लोग? बताओ। इसको कहेंगे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा। कैपिटल इज मेजर्ड एट द पॉइंट ऑफ टाइम। हम लोग कैपिटल को हम लोग मेजर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, इसलिए कहते हैं इसको क्या है? ये स्टॉक वेरिएबल है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? ये स्टॉक वेरिएबल्स है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट तीन तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ, देखो देखो। हाँ, कैपिटल जो है, सॉरी, कैपिटल जो है वो पर्टिकुलरली लेवल पर हम बता सकते हैं कि हमारे बिजनेस में कितना पैसा लगा है, एक पर्टिकुलर टाइम पे बता सकते हैं। तो कैपिटल क्या है? एक स्टॉक वेरिएबल है। बट इन्वेस्टमेंट क्या है? एक फ्लो वेरिएबल है। ध्यान रखना, इसके ऊपर एमसीक्यू पूछ सकता है। इन्वेस्टमेंट हम लोगों का पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट स्टॉक वेरिएबल है। इन्वेस्टमेंट तुम्हारा फ्लो वेरिएबल है। कैपिटल जो है स्टॉक वेरिएबल, कैपिटल। ठीक है, आप पढ़ते हैं क्या हम लोग? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और दूसरा क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं बताओ? जैसे मान लो एक फर्म है जिसके पास 50 मशीन है, इट परचेज 10 मशीन मोर। 50 मशीन था और 10 मशीन वो खरीदा, तो हम लोग बोलेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितने का है? 10 मशीन का।
ठीक है, क्या बताया तुमको, मेरे पास 50 था, अभी 10 और खरीदे, 10 जितना जितना एक्स्ट्रा खरीदे, इसे क्या कहते हैं बताओ, नेट किसको कहेंगे सर। इन द ऑफ एग्जांपल 4 मशीन जो हम लोगों का था यूनिट में, 4 मशीन का मतलब क्या हुआ, 4 मशीन हैव बिकम ऑब्सोल्यूट, मान लो उसमें से 4 मशीन खराब हो गया, तो अल्टीमेटली मेरे पास बचा कितना होगा, 6। 6 को क्या कहेंगे बताओ, नेट। ऑब्वियसली तुमको ये बात पता होगा, ग्रॉस से कुछ माइनस करने के बाद क्या निकलता है, नेट। आगे जाके कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे भी, याद करो हम लोग नेशनल इनकम में पढ़े थे कि ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को डिडक्ट करना पड़ता है डेप्रिसिएशन को। सेम काम यहाँ पे भी कर रहे हैं हम लोग, देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, ग्रॉस था, ग्रॉस मेरे पास 10 मशीन का था, अभी 4 मशीन खराब हो गया, तो मेरे पास कितना मशीन बचा, इसको क्या कहेंगे बताओ, ये नेट है, ये क्या है, ग्रॉस। समझ में आया बात। तो ग्रॉस का मतलब क्या होता है, इट इज अ टोटल एडिशन ऑफ द स्टॉक, कैपिटल स्टॉक दैट अकर्स इन द इकोनॉमी विद इन द स्पेसिफिक टाइम इज नोन एज व्हाट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ऑन नेट इन्वेस्टमेंट को मैं समझा चुका है, ठीक है। डेप्रिसिएशन बताने का दरकार है क्या, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे यहाँ क्योंकि रिवीजन करना। डेप्रिसिएशन किसको कहते हैं बताओ, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स को कहते हैं क्या, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसको कहते हैं देख लो एक बार, लूजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स के वैल्यू में गिरावट को ही क्या कहते हैं हम लोग बताओ, डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन भी कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं होता, ये हमेशा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है। मतलब कोई मशीन का वैल्यू 10,000 से 9,000 हो गया, इसका वैल्यू जो गिरा होगा ना, ये एक आज नहीं कि कल ही हो गया होगा, ये पूरे साल भर यूज किए होंगे तब हुआ होगा, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया बताओ, ओवर टाइम। तो यहाँ पे रीजन याद रखना कि डेप्रिसिएशन होता क्यों है, वियर एंड टियर, ऑब्सोलेशन, पैसेज ऑफ टाइम। वियर एंड टियर याद है तुमको क्या होता है, घिसावट। ऑब्सोलेशन का मतलब क्या होता है, एग्जाम के लिए पूछ सकता है एमसीक्यू। ऑब्सोलेशन का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी इन द मार्केट, मार्केट में नया टेक्नोलॉजी आ गया जिसके कारण ये टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गया, तो इसको बोलते हैं ऑब्सोलेशन। इसको बोलते हैं पैसेज ऑफ टाइम, मतलब कोई टाइम टाइम निकल जाने के कारण उसका ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मान लो मेरे पास कोई एक मोबाइल था जो सील पैक अभी तक पड़ा हुआ है, बट उसको कभी यूज ही नहीं किए, 2 साल इसको ऐसे छोड़ दिए, तो क्या उसका वैल्यू सेम रहेगा, क्योंकि उसका वैल्यू जो गिरेगा वो क्या है, पैसेज ऑफ टाइम के कारण गिर जाएगा। डेप्रिसिएशन इज द कंजम्पशन ऑफ, हाँ ये भी ध्यान रखना, अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन होता क्या है, कैपिटल मतलब जो हम लोग पूंजी लगाते हैं, जैसे मान लो एसी, तो एसी का जो पूंजी लगाया हुआ है उसको कंजम्पशन करने को क्या कहते हैं लोग बताओ, द रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ द कैपिटल स्टॉक इज कॉल्ड व्हाट, डेप्रिसिएशन। ये सब डेप्रिसिएशन बहुत सारा बुक में था, तुम लिख दिए डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये क्या था, ओवर द पीरियड, मतलब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम था, इसलिए इसको क्या बोलते होता है ये। अभी तक तुमको जो जो पढ़ा है तुमको फिर से बताते हैं, पहला क्या था बताओ, जो फ्लो था, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, और स्टॉक क्या था, स्टॉक वेरिएबल, स्टॉक क्या था, कैपिटल, और यहाँ पे फ्लो में क्या एक और आ गया बताओ अभी, डेप्रिसिएशन। ठीक है। ये सब के ऊपर दिल बोले कि एक आएगा क्वेश्चन एमसीक्यू, 50 तो पूछ दे, पूछ लेंगे। अब उसे वैसे छोड़ने जाएगा ना तो सब छूटते जाएगा, इतना पढ़े। ये तो सर बता देते हैं हम लोग में, ये सब बता रहे थे, दो बता, दो तो नहीं, आज तो पूरा ग्रामर बता देंगे आपको। अब बोले तो कोई सर बता रहे थे, वही वही हम तुमको बोलने वाले हैं, तुम लोग क्या बोल रहे हैं कि सर बता देते हैं। अब मान ले तुम बैठा है और साइंस का टीचर कोई आ गया, क्या इकोनॉमिक्स में हेल्प करेगा वो तुमको, कैसा टीचर है, मतलब दिखने में ठीक नहीं है, नहीं पता। अच्छा मैं दो हम ही होगी, ये सही है, हम ही लोग ले सर छोड़ा गाइस का बात। चलो हाँ, ट्रांसफर पेमेंट किसी को याद होगा तो बता दो, फ्री में मिलता है, लक्की भंडार, लक्की भंडार, लक्की भंडार, हाँ। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है जिसके लिए कोई काम नहीं किए बट हम लोग को उसको पेमेंट किए, जैसे एग्जांपल डोनेशन, लक्की भंडार वो सब क्या, लक्की भंडार इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, those payments which are made without receipts of goods and services in return is known as what, transfer payment। जैसे एग्जांपल पेंशन, रिलीफ किसी को प्रोवाइड करवाना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देना, दिस पेमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, ध्यान रखना नेशनल इनकम में कभी भी नहीं आएगा क्योंकि इसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा। ओपन इकोनॉमी किसको कहते हैं, दो टाइप का इकोनॉमी होता है, ओपन, दूसरा क्या है, क्लोज। ओपन इकोनॉमी किसको कहते हैं, ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलाउड है हमारे इकोनॉमी में, उसे बोलते हैं ओपन इकोनॉमी, जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता उसे बोलते हैं क्या, क्लोज इकोनॉमी।
इकोनॉमिक मॉडल ये देखना है बात। सर ओपन इकोनॉमिक, क्लोज इकोनॉमिक्स, क्लोज यहाँ पे इंडिया इम्पोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो एक ऐसा देश, क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंटरनेशनली होगा, इंटरनेशनली नेशनल थोड़ी होगा होगा। क्या बात कर और रही जो है, स्टेट में करेंगे वो क्लोज। स्टेट का नहीं होगा। स्टेट का नहीं। इंडिया एक देश है, हाँ, यदि इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए अलाउ कर रहा है तब तो वो ओपन है। और ये मान लो बोल रहा है कि सिर्फ हम लोग ही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, जैसे इंडिया पहले था, तो उसको बोलेंगे क्या, क्लोज। अब देखो ये बात, चैप्टर का थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक अभी हम लोग जा रहे देखना है बात। इट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द रिलेशनशिप अमंग द इकोनॉमिक वेरिएबल्स नोन एज व्हाट, इकोनॉमिक मॉडल। इकोनॉमिक मॉडल किसको बोलते हैं, जब दो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप दिखाता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इकोनॉमिक मॉडल। अभी जो रिलेशनशिप होता है ये हम लोग तुमको पढ़ाए थे, 4 तरीके का रिलेशनशिप होता है। पहला होता है क्या, बिहेवियरल रिलेशन, जहां पे क्या होता है सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बीच में रिलेशनशिप होता है। मतलब कि सर इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के ऊपर डिपेंड कैसे है, देखो ये बात बताओ, सेविंग्स हम लोग क्या करते हैं, सेविंग्स करते हैं 1000 रुपया, उसी में से तो कुछ हिस्सा को इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट होता क्या है, इनकम लिखो। बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स होता क्या है, इन्वेस्टमेंट्स देखो मेनली हम बताते देखो क्या, मान ले हम लोगों का इनकम आया 1000 रुपया, उसका 2 पार्ट कंजम्पशन, दूसरा पार्ट सेविंग्स। सेविंग्स का भी 2 पार्ट हो सकता है, तो एक सेविंग्स और एक दूसरा क्या, इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली बताए तो या तो तुम सेविंग्स का डायरेक्टली इनकम के साथ रिलेशन बता, या फिर सेविंग्स का डायरेक्टली तुम इन्वेस्टमेंट के साथ रिलेशन बता, बात एक ही है। इसका जो रिलेशनशिप होता है ना वो क्या होता है, ये कौन सा रिलेशनशिप होता है, अभी कैसे पूछेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। देखो इस चैप्टर जो यूनिट 1 है अभी तक जितना पढ़े हम लोग, उसमें से हार्डली दो दो या फिर 3 एमसीक्यू आएगा अभी तक जितना हम पढ़े हैं, ठीक है। वैसे करते जाएगा ना तो हर चैप्टर छूटते जाएगा। थोक में है ना, तो वही थोक में बड़ा चैप्टर है, ये चैप्टर से 8 मार्क्स का आने वाला है। ये चैप्टर में 3 चैप्टर है, बोल जो देखा जाए। हाँ बोल आ जाओ आ जाओ, बोलो मत, तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम है ये, इसका रिजल्ट ठप्पा पड़ जाएगा आपके साथ, जिंदगी भर तक रहेगा। सामने इधर सर खड़ा। आ जाओ देखो देखो, आ जाओ देखो यहाँ पे। अब इकोनॉमिक रिलेशन में पहला क्या था, बिहेवियरल रिलेशन, जहाँ पे क्या होता है सेविंग्स से इनकम के बीच में या फिर सेविंग्स से इन्वेस्टमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको क्या होता है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि सेविंग्स एंड इनकम या फिर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, तो नाम है रखना ये, वैसे इंस्टीट्यूशनल ये आएगा इसमें से एक क्वेश्चन से, ये इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, ये इसको रट के जाना। वही सब पढ़ गए। स्टॉक एंड फ्लो पढ़ा चुके तुमको हम, स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है। अभी हम लोगों का चैप्टर 1 का पहला पार्ट खत्म हुआ है, पूरा चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड था, पहला पार्ट में यही था, बस इतना तुमको पढ़ाया अभी हम लोग सेकंड पार्ट में जा रही है। आगे देखो सुनो, चैप्टर 2 मतलब जो चैप्टर 1 था उसी का सेकंड पार्ट है ये, डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहले बताते हैं हम पूरे इकोनॉमी का 3 सेक्टर होता है बेसिकली, एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस, और एक होता है गवर्नमेंट। हम लोग अभी पढ़ेंगे। हम लोग क्या करते हैं देखो एक बार, सबसे पहले ये चार्ट को देखना ठीक से, इस चार्ट से तुमको आगे का टॉपिक को समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। तुमको ये पता था कि हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक कंपनी को, एक बिजनेस को सोसाइटी से क्या क्या मिलता है, जमीन मिलता है, क्या मिलता है, लेबर मिलता है, क्या मिलता है, कैपिटल मिलता है। तो हम लोग एज अ इंडिविजुअल हम लोग क्या करते हैं, फर्म में इस पैसे को लगाते हैं। अच्छा, इसको जो होता है इसको बोलते हैं प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, इसके बदले में ये मेरे को पेमेंट करेगा, और तुमको पता है लैंड के बदले में जो मिलता है उसे क्या बोलते हैं, रेंट। अच्छा, लेबर के बदले में जो पैसा मिलता है उसे बोलते हैं वेजेस। अच्छा, कैपिटल के बदले में जो मिलता है उसे क्या बोलते हैं, क्या, इंटरेस्ट। ठीक है, ये 3 पार्ट हम लोगों को मिलता है। ये तीनों को क्या मिलता है, जो तीनों मिलता है ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में, उसे कहते हैं हम लोग फैक्टर्स इनकम। तो इससे निकल के आया सर, फैक्टर्स इनकम किसको कहते हैं, फैक्टर्स इनकम का मतलब होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में जो पैसा मिलता है उसे बोलते हैं फैक्टर्स इनकम। ठीक है ना, ये याद रखना, फैक्टर्स ऑफ जो फैक्टर्स ऑफ इनकम होता है वो क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल होता है।
फिक्स नहीं होता है। कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब क्या होता है बताते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब होता है यहाँ पर रेंट, जब हम लोग किसी का भी लैंड लेंगे ना तो फिक्स रहेगा कि हमको 10,000 पर महीना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, 3 साल 4 साल 5 साल के लिए। ठीक है, वेजेस भी वैसे ही होता है। क्या हुआ? फैक्टर ऑफ इनकम से। हाँ, फैक्टर सिग्नल। एक बार बताओ, एक बार जब भी कोई बिजनेस अपने सारे पैसे में से, मान ले 1,000 रुपए में से ये पूरा का पूरा फैक्टर्स पेमेंट कर दिया, करने के बाद जो भी बैलेंस बचता है उसे क्या कहते हैं? प्रॉफिट। देखो, आफ्टर पेमेंट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ इनकम सरप्लस जो लेफ्ट होता है उसे क्या कहते हैं? प्रॉफिट। इस सब के ऊपर एमसीक्यू पूछ सकता है। तुमको बताइए, ये सब जो नोट्स बनाया है, तुम्हारा जो बुक है, उसी बुक को पढ़ पढ़ के जो काम का लाइन था ना उसी को उसी के हिसाब से नोट बनाया हुआ है। तो इसको जरूर से रट के जाना। अब आते हैं क्या, इनकम ड्यू टू पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस। हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में यदि पार्टिसिपेट करते हैं तो इनकम क्या क्या होता है? वेजेस होता है, रेंट होता है, इंटरेस्ट होता है, और क्या होता है? प्रॉफिट। इस सबको मिला के क्या बोलते हैं बताओ? नेशनल इनकम। अब हम लोग पढ़ने जा रहे थे। नेशनल इनकम किसको कहते हैं? पूरे देश का, पूरे इकोनॉमी का, सबके इनकम को क्या कर दो, जोड़ दो, तो जो निकलेगा उसे क्या कहेंगे बताओ? नेशनल। एकदम शॉर्ट में था, अभी हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में जा रहे हैं। सम टोटल ऑफ इनकम अर्न बाय द citizens of the country during the given period of time due to participation in the production process known as what? National income। मतलब नेशनल इनकम किसको कहते हैं? वो सारे के सारे इनकम को जोड़ दो जो एक इंडियन सिटीजन कमा रहा है, कैसे? प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट होके, उसे कहेंगे हम बताओ? नेशनल इनकम। ये सब एक एक जो वर्ड है वो अपने आप में कीवर्ड्स है। पहला है सिटीजन, मतलब कि जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होगा उसके इनकम को हम लोग जोड़ते नहीं है। दूसरी बात, या इतना उसी चीज को जोड़ते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है। मतलब घर में जो मम्मी रोटी बनाती है, वो तो मम्मी रोटी बेचती नहीं है, खाने के लिए बनाती है। तो रोटी का जो होगा उसको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं कर सकते। बट मान लो वही रोटी यदि बन रहा है कहाँ पे? होटल में, तो उसको हम क्या करेंगे? नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। ये नेशनल इनकम का मतलब ये क्लियर है? पक्का? नेशनल इनकम को निकालने का अपने पास 3 मेथड है। इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड, और तीसरा क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड। पूरा के ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे, देखना है। पर इनकम मेथड क्या बोलता है कि सारे इनकम को जोड़ दो, देश में जितने भी लोग हैं सभी के इनकम को क्या कर दो? जोड़ दो, तो उसे कहेंगे बताओ? नेशनल इनकम। प्रोडक्शन मेथड में क्या बोलता है कि नहीं, इनकम को मत जोड़ो, जो जितना प्रोडक्शन किया है उसके वैल्यू को जोड़ दो, तो जो जो निकलेगा उसे क्या क्या बताओ? नेशनल इनकम। एक्सपेंडिचर मेथड बोलता है ना, आप ये देखिए कि कौन इंसान कितना खर्चा करता है, उस सारे खर्चे को जोड़ दो, तो क्या निकलेगा बताओ? नेशनल इनकम। अभी हम लोग क्लियर करके उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, अभी तीनों एकदम देखा जाए, हाँ, सर तीनों से आंसर तो सेम ही निकले। जरूरी नहीं है, अंतर है। क्यों बताए? एक सम्स में यदि 2 मेथड से पूछा है क्वेश्चन, तो 90% चांसेस है कि आंसर सेम आए। ठीक है, क्योंकि जब आंसर फ्रेमिंग किया जाता है ना तो सोच समझ के किया जाता है। और तुम लोगों के लेवल पे हमको नहीं लगता कि वो क्वेश्चन आएगा कभी जिसमें दो अभी अभी कराएंगे थोड़ा सा वेट। इट कैन बी सेज दैट कि नो डिफरेंसेस बिटवीन नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल एक्सपेंडिचर में कोई अंतर नहीं, क्योंकि तीनों के तीनों अल्टीमेटली क्या दिखाता है? नेशनल इनकम को ही दिखाता है। अब यहाँ पे एक टर्म है जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जीडीपी। क्या होता है जीडीपी का फुल फॉर्म? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसेस इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर में जो भी फाइनल गुड्स का क्या हुआ है? प्रोडक्शन हुआ है, उसका जो मनी वैल्यू होता है उसी को क्या कहते हैं बताओ? जीडीपी। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, टू अवॉइड मल्टीपल काउंटिंग। हम लोग एक ही चीज को 2 बार ना काउंट कर ले, इसके चलते हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। ठीक है, 2 चीज हम लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ। एक और चीज जो हम लोग अभी पढ़े थे जिसमें नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते, बोलो क्या था? जो ट्रांसफर पेमेंट। और ये क्या था? ये क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। ये दोनों को काउंट हम लोग नेशनल इनकम में नहीं करते, रट्टा मार के जाना है सब, इससे को एमसीक्यू पूछता है। ठीक है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, आगे पढ़ेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, जीडीपी एट फैक्टर्स कॉस्ट क्या होता है समझ लेगा। जब हम लोग जीडीपी को निकालने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, बताते देखो कैसे। जीडीपी क्या बोला था कि इंडिया में जितने भी प्रोड्यूसर है, जो लोग जितना यूनिट बनाया है सबके प्रोडक्शन को जोड़ दो, उसे कहेंगे हम लोग जीडीपी।
अब देखो एक बार, मान लो यहाँ पे दो ही प्रोड्यूसर है, एक 1000 पीस बनाया और एक 2000 पीस बनाया है, समझना ठीक से। इस 1000 पीस को दोनों को जोड़ेंगे तो 3000 पीस आएगा ना। हाँ इसको मार्केट में जब बेचने जाएंगे तो मार्केट प्राइस एक तो बनाने का खर्चा होगा, इसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। बनाने का खर्चा मान ले लगा 3 रुपए, 3 रुपए पर केजी, और इसको बेचने बेचने का प्राइस जो है 5 रुपए है पर केजी। यदि हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो मैं जीडीपी निकलता है कितना रुपया, 15,000। 15,000 यदि हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से 9,000 तो 9,000। तो जो 9,000 निकलेगा ना वो भी जीडीपी है, और जो 15,000 वो भी जीडीपी है। बट ध्यान रखना, जो 15,000 रुपया है वो मार्केट प्राइस पे मल्टीप्लाई किए हो तो उसको बोलेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और ये मुझे 3 रुपए जो कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसे कहेंगे जीडीपी एट। क्लियर पक्का? देखो पार्टिसिपेट करो, नहीं तो फिर नींद लगेगा, तुम बोलेगा तो साथ साथ ठीक रहेगा। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है देखो, इट इज मेजर्ड द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री बॉर्डर्स, कैलकुलेट बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसे वेजेस, रेंट एंड इंटरेस्ट। इसके अंदर में क्या आता है देखो, इट इंक्लूड्स व्हाट, सब्सिडीज आता है, इट एक्सक्लूड व्हाट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में क्या आता है देखो, इंडायरेक्ट टैक्सेस आता है और सब्सिडी नहीं आता, मतलब उसका ठीक उल्टा। नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एंड रियल जीडीपी। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस किसी को याद होगा तो बता दो, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एंड रियल जीडीपी। सर रियल जीडीपी जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस क्या होता है देखो, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द टर्म्स ऑफ प्राइस, बेस करेंसी, बेस ईयर का the price is adjusted with the inflation. It uses the price of the base years for removing the effect of price changing. It allows the comparison of GDP two different years. कहने का मतलब था ये देखो 2024 एंड 2025 दो साल है। हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इस समय प्राइस था मान लो कोई सामान का 100 रुपया, अभी हो गया बढ़ के 120 रुपया, ठीक है। और हम लोगों का प्रोडक्शन हुआ मान लो इस बार 1000 पीस, तो वो किससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट जो अभी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मार्केट प्राइस निकलेगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। बट एक्चुअली देखा जाए तो हम लोगों को ये चेक करना चाहिए कि पिछले साल के कंपेयर में हमारा जीडीपी ग्रोथ हुआ कि डिक्लाइन हुआ है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस ईयर को बेस बनाते हैं, हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद कंपेयर करते हैं कि पहले का कंपेयर हम लोगों का डिक्लाइन हुआ कि ये, इसको बोलते हैं रियल जीडीपी, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। मतलब सिंपल वर्ड बताए, जीडीपी में जब हम लोग जो प्राइस होता है वो बेस ईयर का लेते हैं उसे कहते हैं जीडीपी एट। करेंट मार्केट प्राइस इस साल का लेंगे तो इस करेंट मार्केट प्राइस होगा, समझ में आया बात? जीएनपी किसको कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये भी सुना, नया क्या नया सुना, मनी वैल्यू ऑफ द products produced by the domestic national in the world production is known as what, GNP। GNP का मतलब होता है देखो, इंडिया के जितने भी लोग हैं, चाहे वो इंडिया में कमाए चाहे इंडिया के दूसरे बाहर कहीं पे भी कमाए, सभी को जोड़ दिया जाए, उसके मार्केट वैल्यू पे लेके आ जाए, उसे कहते हैं, बताओ। मतलब कि एक एग्जांपल दे तुमको बताते हैं, मान लो इंडिया का आदमी इंडिया में प्रोडक्शन किया, क्या वो जीएनपी में आएगा? इंडिया का आदमी, क्वेश्चन सुनो, इंडिया का आदमी इंडिया में प्रोडक्शन किया, क्या जीडीपी में आएगा? जीएनपी में, जीडीपी में, जीएनपी में भी आएगा। अच्छा, इंडिया का आदमी अमेरिका में जाकर प्रोडक्शन किया, जीएनपी में आएगा? जैसे आएगा। तो जीएनपी नेशनल प्राइस है ना, तो बाहर हुआ ना। अब इंडिया का आदमी, सॉरी फॉरेन का आदमी इंडिया में आके प्रोडक्शन किया, जीएनपी में आएगा? नहीं। यहाँ पे क्या बोला गया देखो एक बार, मनी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसेस बाय द डोमेस्टिक नेशनल्स, चाहे वो कहीं पे भी कमाए, इंडिया में कमाए चाहे दूसरे देश में कमाए, जीएनपी में काउंट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे नेशनल, यहाँ पे देखेंगे दिल है हिंदुस्तानी है कि नहीं, चाहे कहीं पे भी रहे उसका प्रोडक्शन को जोड़ देंगे। क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी समझा चुके हैं। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, क्लास, अच्छा ये सब लिखने के लिए बोले थे, नहीं कुछ लिखा थे, नहीं चुप गई, अब तो चिड़िया चुप गई, चिड़िया चुप गई खेत। नहीं सर 5 घंटे अभी सोना है, 1.5 घंटा चलो आओ,
अब हम लोग इस चैप्टर का थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भर के आएगा, ध्यान से देखो। अब जो टॉपिक्स है ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक इसका हम लोग बस पार्ट पढ़ रहे थे। ये सब नोट्स तुम लोगों को कॉपी में लिखवाए थे, बट फिर भी जिसके पास नहीं होगा टेलीग्राम में तुमको मिल जाएगा। हाँ, ये बात लिखना नहीं है भाई, याद करना। अब देखते हैं क्या बात। सर टेलीग्राम मत दीजिएगा सर, हम तो बोल रहे हैं, सर व्हाट्सएप भेज दीजिए। चलिए आइए देखिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी। अब आप बोर्ड पे ध्यान देना है। शांत हो जाओ भाई, सही पढ़ गया है सर, ये वो पढ़ने नहीं दे रहा। बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, तुम लोग शांत हो। पानी क्या हुआ? चलो आओ देखो, बोला भाई ठीक है। मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मेथड्स अपने 3 मिनट पढ़े थे ऊपर में, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर। इस तीनों को क्या कहते हैं बताओ? पीपल, आइडेंटिटी, फंक्शन। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना है। ठीक है, अब आओ प्रोडक्शन मेथड क्या बोलता है। देखो, प्रोडक्शन मेथड का एक और नाम है वैल्यू एडेड मेथड, इसका एक और नाम है नेट आउटपुट मेथड, उसका एक और नाम है इंडस्ट्रियल ओरिजिन। किसी भी नाम से पूछेगा एग्जाम में, नाम से भी क्वेश्चन एमसीक्यू पूछ सकते हैं। बोलेगा प्रोडक्शन मेथड इज आल्सो नोन एज, ये आपका जितना नाम था सारा का सारा एक जगह पे लिख दिया। नेशनल इनकम क्या होता है? देखो, नेशनल इनकम से क्या निकलता है? टोटल जीएनपी निकलता है। ये ध्यान रखना, अभी जो पढ़ा रहे हैं इससे तुमको प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब तुम करोगे तो तुमको बहुत हेल्प होगी। तुमको याद क्या करना है? प्रोडक्शन मेथड में क्या निकलता है? देखो, दो चीज, एक है तुम्हारा क्या, जीएनपी तो ठीक है, एक है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और दूसरा क्या, जीवीए एट मार्केट प्राइस। जीवीए का मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड। एकदम घबरा मत, हड़बड़ा मत। घर पे जो तुम लोग पढ़ेगा उससे ज्यादा तुमको समझ में आएगा। देखो, प्रोडक्शन मेथड है, दूसरा क्या है, इनकम मेथड, तीसरा क्या है, एक्सपेंडिचर। तीनों ना अपने अपने आप में कुछ ना कुछ बनाता है। ये बनाता है क्या, जीडीपी मार्केट प्राइस। ठीक है, क्या बताया तुमको? प्रोडक्शन मेथड से क्या निकलता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? देखो, एग्जाम में तुमको डिटेल दिया रहेगा और तुमसे जीडीपी एट मार्केट प्राइस की जगह पे पूछेगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तुमको क्या करना पड़ेगा? पहले तो प्रोडक्शन मेथड से जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाल देंगे और इसके इसको कन्वर्ट कर देंगे। और कन्वर्ट कराना हम क्लास में बताए थे, बट फिर भी बताएंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अभी एक सम्स भी करेंगे, तुमको क्लियर हो जाएगा। समझे हम क्या बोले? तो अभी के लिए समझो, प्रोडक्शन मेथड में क्या निकलता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। आओ देखो, प्रोडक्शन मेथड में क्या निकलता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सुन लिया? जीडीपी एट मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है समझेगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला तुमको रटना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंपनसेशन। जीडीपी मार्केट प्राइस। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है समझना है। या तो एग्जाम में सम्स में डायरेक्टली वैल्यू एडेड लिख दिया रहेगा, मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखा रहेगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, बट मान लो नहीं दिया रहेगा तो याद रखना तुमको दो चीज इसको निकालना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल्स और चेंज, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स भी हो सकता है, सम्स में नहीं दिया रहा है तो तुमको दिया रहेगा डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट, तो दोनों को जोड़ेंगे तो सेल्स निकल जाए। ठीक है, चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग नहीं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग उल्टा लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, या फिर एग्जाम में लिखा रहेगा अनसोल्ड स्टॉक। तीनों का मतलब सेम यही है, चेंज इन स्टॉक। ठीक है, बहुत ज्यादा भारी भरकम चीज नहीं बता रहे, बहुत जब एक जगह लिख के बताएंगे समझ में। हम क्या बताए तुमको समझेगा। प्रोडक्शन मेथड में क्या निकलता है? नेशनल इनकम। प्रोडक्शन मेथड में नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? जीडीपी मार्केट प्राइस। ठीक है, अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो बोलता है क्या,
वैल्यू ऑफ वैल्यू आउटपुट, आउटपुट और वैल्यू ऑफ आउटपुट से क्या करते हैं, कंपनसेशन चार्जेस जो होता है इंडिविजुअल। उसको ही कर, पहले वैल्यू आउटपुट को पहले समझाते हैं। देखो, या तो इस सेंस में तुमको लिखा रहेगा, या तो ये लिखा रहेगा, और नहीं तो नहीं लिखा रहेगा। नहीं लिखा रहेगा तो तुमके इसका मतलब क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन चेंजिंग स्टॉक। स्टॉक। ठीक है। अच्छा, सेल्स भी मान लो नहीं दिया रहेगा, तो सेल्स का मतलब होता है डोमेस्टिक सेल्स प्लस प्लस इनकम एक्सपोर्ट। या तो अंदर में बेचो या तो बाहर में बेचो। बात एक ही हो गया, सेल्स का मतलब वही होता है। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस माइनस ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक। ठीक है। इसका एक और नाम क्या है बताओ, अनसोल्ड 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 स्टॉक, गुड्स। जितना स्टॉक नहीं बेच पाए। अभी समझ करेंगे तो शायद क्लियर होगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस क्या कर दिए, इंटरमीडिएट कंपनसेशन। अब इंटरमीडिएट कंपनसेशन या तो समझ में डायरेक्टली लिख के दे देगा, और नहीं लिख के देगा तो तुम क्या करना, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को ढूंढना। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यदि लिख के दे देगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं दिया रहेगा तो याद में डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट। आओ देखते हैं समझ। ये देखो समझ है, तुमको यहाँ पे मान ले नेट वैल्यू एडेड निकालना है। ठीक है, ग्रॉस नहीं, नेट वैल्यू एडेड। फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है बताओ, वही बोलना। वैल्यू आउटपुट वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंपनसेशन। अरे हम और कुछ नहीं भाई, तुम लोग लैंग्वेज में शायद डर रहे हो, कोई बात नहीं, हड़बड़ाओ मत। सो रहा है। ये और कुछ नहीं है, आप सो रहे हो तो अब घर चल जाओ, मेरा कुछ कर नहीं सकते हम। कल एग्जाम है, तुमको पढ़ना पड़ेगा, और अब आज भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो तुम नालायक हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। पता नहीं कैसे नहीं, मेरा एक दोस्त था जैसे मेरे पीछे बैठा है, उसको बोल रहे बता रहे हैं एग्जाम का बात कर रहे हैं, इसको बता रहे ले लिख, अगर हाथ दर्द कर रहे हैं। अब एग्जाम में किसे हाथ दर्द कर सकता है, हाँ इधर खून निकल जाए तो भी लिख देगा आदमी डर के मारे। वही तुम लोगों का एटीट्यूड भी तुम लोगों को देख रहे हैं, कल एग्जाम में तुम लोगों को मेरे से ज्यादा एक्टिव होना चाहिए तुम लोग ऐसे। बोलिए, तो ऐसे देख रहा है। सेल्फ कंजप्शन भी तो सेल्फ कंजम्पशन इसी के अंदर में तो आएगा, है, तो आप नहीं बताएं। पागल, इसी के अंदर में क्यों आएगा। सेल्स बताए, चेंजिंग स्टॉक बताए, वैसे सेल्फ कंजप्शन। सेल्फ कंजम्पशन मतलब क्या होता है, अपने लिए यूज करते हैं। तो क्या हो गया, परचेज हुआ तो अभी सेकंड वाला पॉइंट क्या था, इंटरमीडिएट कंपनसेशन। या बोर्ड पे ध्यान दो एक बार, देखो चालू वैसे लोग हैं। अगला 5 मिनट हम देखेंगे, उसका छुट्टी। दोनों को यदि ऐसा लग रहा है क्लास नहीं करना, छुट्टी, एकदम घर जाना चाहिए, एकदम शांति से सुनो। क्योंकि गुस्सा नहीं हो रहा है, गुस्सा क्या है, मेरा एग्जाम फ्री है, एग्जाम तो तुम लग है। आओ देखो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी मार्केट प्राइस का प्राइस, ये हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़ते बताओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट। हम तो फॉर्मूला याद कराने की कोशिश कर देगा है, और कुछ नहीं, नेशनल इनकम निकाल रहा है वहां। इनकम कैसे निकलता है, सेल्स में से परचेज को माइनस करते हैं, हाँ, यही तो होता है। कितना में बेचे थे, कितना में खरीदे थे, माइनस कर निकल जाएगा। बट दिक्कत है कि सेल्स को सेल्स नहीं बोलते यहाँ पे, इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। परचेज को परचेज नहीं बोलते, यहाँ पे लिखते हैं इंटरमीडिएट कंपनसेशन। समझ के बाद अब और थोड़ा देखो एक बार, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट। अच्छा, सेल जो करता है देश, एक देश जो सेल करता है सामान, जो सामान सेल करता है, और हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं ना, पीएल अकाउंट, डेबिट साइड में क्या क्या आता है, सेल्स आता है, और क्लोजिंग स्टॉक आता है, तो और डेबिट साइड में क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में। एक बात बताओ, ईयर के एंड में मेरे पास हम जो सेल किए, मान ले 1000 रुपए का, और सेल करने के बाद भी 100 रुपए का सामान बचा लिए थे, तो वही तो मेरा इनकम है। समझा हम क्या बोल रहे हैं, हम इस साल पूरा मेहनत करके बहुत सारा प्रोडक्शन किए, ठीक है, 1000 रुपए का सामान बेचे, और 100 रुपए का सामान फिर भी बचा लिए,
मतलब मेरा 1100 का फायदा हुआ। ये बात वही तो बोलता है। देखो यहाँ पे जो हम लोग लिखे थे ना, वैल्यू आउटपुट, बोला था 2 पार्ट कर देना, सेल्स प्लस क्या कर देना, अनसोल्ड गुड्स को बेच देना। अनसोल्ड गुड्स जो था उसी का नाम क्या है, चेंज इन स्टॉक। अनसोल्ड गुड्स को क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक। 1000 रुपए का सामान बेचे थे, 100 रुपए को क्या कर दो। और हम जब सेल्स देखे, क्योंकि देश है, हम लोग कोई थोड़ी सामान बेचते हैं, देश, एक पूरा इंडिया जब सामान को बेचने जाएगा तो अपने नेशन में भी बेचेगा और बाहर भी बेचेगा। इसका मतलब सेल्स में डोमेस्टिक सेल्स भी आ सकता है, एक्सपोर्ट भी आ सकता है। तो यही फॉर्मूला था। यदि हम बात करें आईसी का, आईसी का मतलब इंटरमीडिएट। अब कंपनसेशन का मतलब परचेज का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, परचेज। बेस तुम्हारा परचेज है। अब तुम परचेज में देखने जाओगे तो एक दुकानदार सामान खरीद, एक दुकानदार सामान खरीदता होगा बगल सप्लायर से, बट एक देश सामान खरीदता है 2 चीज से, दूसरे देश से जिसको इम्पोर्ट कहते हैं, या फिर अपने अपने प्रोड्यूसर से। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला ये फॉर्मूला बहुत भारी भरकम नहीं था, वो समझना असल में आया। देखो जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट। ये क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स ही तो है, और ये क्या है, परचेज ही तो है। जब सेल्स देखने गए तो सेल्स हमारा क्लोजिंग स्टॉक दोनों का दोनों क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट ही तो आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि हम लोग प्यार से लिख दिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, और डोमेस्टिक से प्लस एक्सपोर्ट, और परचेज के टाइम पे क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक परचेज और, समझ के बाद पक्का। अब यहाँ पे ना हम तुमको ये भी लिख के दे दिए, एग्जाम में ना कभी कभी घुमाने के लिए तुमको अलग नाम से पुकार देता है। जैसे चेंज इन स्टॉक जो हम लोग पढ़े थे ना, अनसोल्ड गुड्स, इसको 4 नाम से एग्जाम में पूछ सकता है। चेंज इन स्टॉक को चेंज इन स्टॉक लिख के दे देगा, या फिर क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक लिख के दे देगा, या फिर अनसोल्ड गुड्स लिख के दे देगा, या तो ऐसे बोलेगा एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। किसी भी नाम से पूछे समझ लेना क्या बोलना चाह रहा वो। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का नाम के देखो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्या बोलेगा, परचेज ऑफ सिंगल यूज ऑफ प्रोड्यूसर्स गुड्स, और क्या है, नॉन फैक्टर्स इनपुट्स। किसी भी नाम से पूछे मतलब एक ही है। ठीक है, ये नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। लोगों का प्रोडक्शन मेथड खत्म हो गया, अब एक सम्स करा रहे हैं, देखना है। पार्टिसिपेट करोगे तो समझ में आएगा ज्यादा। तुमको इसमें नेशनल इनकम निकालना है। ठीक है, तुमको क्या करना है देखो, देख क्या निकालने के लिए बोल रहा है, एनवीए। बट हम लोग को पता है प्रोडक्शन मेथड में क्या निकलता है, जीबीए बोलो या फिर जीडीपी बोलो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस बोलो, हम जीबीए लिख दे रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, इसे याद कर। ठीक है, सेल्स को क्या बोलते हैं यहाँ पे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट। अब कॉम्पेंसेशन। सम्स में ढूंढो, भगवान से मनाओ कि तुम्हारे सम्स में वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखा है, ढूंढो तो है। नहीं सेल्स है, नहीं है, भगवान नहीं सोचा। चलो ठीक है, नहीं मिल रहा हम लोगों को वैल्यू ऑफ आउटपुट, कोई बात। तो हम उसके नीचे में सेल्स और चेंज इन स्टॉक। सेल्स देखो, काश की सेल्स दिखा रहा है 800, नेशनल इनकम के लिए निकालने के लिए हम लोगों को मिल गया 800 कि 800 प्लस चेंज इन स्टॉक, भगवान करे लिखा रहा है, नहीं लिखा। अच्छा अच्छा, एक और चीज समझ लो, कितना बच्चा लोग सोचता है क्या, सुनो सुनो सुनो, जहाँ पे जो गलती होगा वो हम तुमको क्लियर कर देंगे। अब सेल्स को हम तोड़े थे 2 पार्ट में, एक डोमेस्टिक था एक एक्सपोर्ट था। अब बच्चा इस सेंस में ना एक्सपोर्ट देख लिया, देखा, अब क्या किया, 800 प्लस 900 कर दिया, वो गलत हो गया। हाँ वो पिताजी है, जब पिताजी ऑलरेडी है तो बच्चे को लेना ही नहीं है। बेटा क्या चाहिए? ठीक है, देख ये दादाजी था, ये दादाजी था, इसका 2 बच्चा है। जब ये ऑलरेडी दिया हुआ ना तो इसको लेंगे ही नहीं, दिया भी रहेगा तो। और जब यदि सेल्स सेल्स के अंदर में सेल्स का 2 बच्चा है, यदि सेल्स टोटल में दे दिया है, इसका मतलब ऑलरेडी एक्सपोर्ट उसमें जुड़ा हुआ है। सेंस में नहीं भी बोले तो भी क्या है, जुड़ा हुआ है, तो हम देखना ही नहीं हमें। समझ गए बात? हाँ, जो इसको छोड़ देंगे। समझा हम क्या बोले, सेल्स नहीं दिया रहा है, डोमेस्टिक सेल्स दिखा रहा है, तब आए। समझ में आया बात, चलो ठीक है। हमारे पास अभी 800 है, चेंज इन स्टॉक ढूंढो तो है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक नहीं है, मतलब लोगों को पता है, इसमें माइनस कर देंगे, 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा
830 830 माइनस क्या करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट कंपनसेशन कास्ट के लिखा रहा है देखो तो, इंटरनेट नहीं है नहीं ये इंटरमीडिएट परचेज दिया हुआ है, मतलब परचेज प्लस क्या था उसका दो बेटा था ना, इंटरमीडिएट परचेज और इंपोर्ट, इंपोर्ट भी होगा देखो तो है क्या, इंपोर्ट इंपोर्ट इंपोर्ट, इसका मतलब दोनों को जोड़ देंगे 560 ऐसा बट ये क्या निकला, ग्रॉस निकला। अच्छा ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अभी हम सीखेंगे कैसे होता है, मेरे बता समझ में आया। हाँ सर एग्जाम में कभी भी प्रोडक्शन मेथड पूछेगा, यही फ्लो को तुम पकड़ना अपने माइंड में, ठीक है आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का सेकंड मेथड पढ़ने जा रहे हैं नेशनल इनकम का, वो है एक्सपेंडिचर था इनकम मेथड, इनकम मेथड हाँ, नेशनल इनकम अंडर प्रोडक्शन मेथड क्या निकल रहा था, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड जीबीए, जी और यहाँ पे क्या है मार्केट प्राइस, सॉरी मार्केट प्राइस, और इनकम मेथड में क्या निकलता है, एनडीपी एनडीपी एट फैक्टर, मतलब यदि हम चार्ट रेडी करें तो बताओ प्रोडक्शन मेथड में क्या निकल रहा था, जीडीपी एट मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस या फिर जीबीए बोल दो, हाँ और इनकम मेथड में क्या निकल रहा है, एनडीपी एट एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट ठीक है। और अगेन तीसरा मेथड क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड, जो क्या निकलता है, अगेन जीडीपी एट मार्केट प्राइस ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछ सकता था मैं, इनकम मेथड का भी देख लेते हैं। इनकम मेथड में बोलता है कि कुछ नहीं, नेशनल इनकम निकालना है ना, तो ढूंढो, तुमको निकालना है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, और आने वाले समय में तुमको जितना भी चीज दिया हुआ है बस तीन चीज को जोड़ दो, एबीसी आ जाएगा तुम्हारा क्या, नेशनल इनकम। अंडर इनकम मेथड में बस तीन चीज को ढूंढना, समझ में तीन चीज होगा आपस में जोड़ देना, तो जो निकलेगा उसे क्या कहेंगे बताओ, एनडीपी एट। चलो आओ देखो, हम लोग अभी सेकंड मेथड पढ़ने जा रहे हैं, नाम क्या है, इनकम मेथड। हम क्या बताएं, इनकम मेथड का मतलब क्या हुआ, बस तीन चीज को जोड़ दो, तीन चीज में क्या क्या, पहला ए बी सी, ए का मतलब हुआ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कास्ट की सेंस में यही से ही पूरा लिखा है, कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय, तो डायरेक्टली जोड़ देंगे, बट नहीं है तो चार भाई उसका, मतलब चार बच्चा उसका ढूंढना। पहला क्या है, बेस ऑन सैलरी, पेमेंट इन काइंड, ये कैश में पेमेंट करना या फिर पेमेंट इन काइंड में पेमेंट करना, दोनों का दोनों जोड़ देना, मतलब समान समान समान। किसी स्टाफ को सैलरी पेमेंट कर रहा है कैश में तो वो भी जोड़ेगा, और किसी स्टाफ को सामान दे रहा है उसके बदले में वो भी जोड़ेंगे, और साथ ही साथ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी, मतलब हो गया पीएफ प्रोविडेंट फंड, उसको भी जोड़ना है, साथ ही साथ रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन वगैरह हुआ उसको भी जोड़ना, ठीक है। सेकंड चीज ऑपरेटिंग सरप्लस, कास्ट की सेंस में ऑपरेटिंग सरप्लस लिखा है, नहीं लिखेगा तो क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा चार चीज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, याद कराएंगे हम। हाँ रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमको कोई चीज मान लो किसी चीज का प्रोडक्शन करने नहीं आता, तो हम किसी दूसरे देश का कोई कंपनी को पकड़े और हम बोले भैया मेरे को ना थोड़ा सा फॉर्मूला बता दीजिए तो कैसे मॉडिफाई करेंगे, जैसे हीरो होंडा किया था, तो क्या होंडा उसके लिए पैसा लिया होगा हीरो से, हाँ जो दिया होगा उसी को बोलते हैं रॉयल्टी, ठीक है। अब प्रॉफिट का तीन हिस्सा होता है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेनर, खास की ये लिखा रहा है प्रॉफिट डायरेक्टली, नहीं लिखा रहेगा तो तीन चीज को देख के जोड़ देना, ठीक है। अभी याद करा देंगे ये सब चीज, कोई बड़ा बात नहीं है। उसके बाद क्या होता है, थर्ड पॉइंट है मिक्स इकोनॉमी, सॉरी मिक्स इनकम, सॉरी, और सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, एनडीआर। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं कैसे ये फॉर्मूला बनाते हैं, एक बार समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या निकालना है, इनकम मेथड से नेशनल इनकम, इनकम मेथड और नेशनल इनकम, इनकम मेथड क्या निकलता है, इनकम मेथड में क्या निकलता है बताओ, एनडीपी है फैक्टर कॉस्ट देखो, फैक्टर कॉस्ट अभी भी बताते, फैक्टर कॉस्ट मतलब यहाँ पे कोई मार्केट प्राइस कोई हिसाब ही नहीं होगा, सेल तो नहीं होगा, ना दूर दूर तक समझ लेना फैक्टर कॉस्ट। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है बोलो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। लैंड को क्या मिलता है,
नहीं, लेबर को Wages. Interest. इंटरेस्ट, ये तो अब समझना है। नेशनल इनकम, एनडीपी, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो हम लोग जोड़ेंगे ना, वो यही जोड़ेंगे, यही चारों चीज को जोड़ देना है, बस अलग नाम से है। अच्छा, जो जो हम लोग लेबर को देते हैं ना वेजेस, उसी का नाम है कंपनसेशन पेड टू द एम्प्लॉई। पहला नाम क्या था? कंपनसेशन पेड टू द एम्प्लॉई। तो वो वेजेस ही था और कुछ नहीं था, पहला पॉइंट। ठीक है। दूसरा, दूसरा में क्या था? Rent. रेंट था, इनका इंटरेस्ट था, प्रॉफिट था, और एक एक एक्स्ट्रा पॉइंट है रॉयल्टी। समझ के बाद उसको भी जोड़ दिए, सेकंड पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट में क्या था? मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का मतलब होता है कोई भी आदमी बहुत सारा टाइप का इनकम कमा रहा है, प्रॉफिट वगैरह सब है, उसको मिक्स्ड इनकम। इसी से फॉर्मूला निकला। अब आप फिर से फॉर्मूला में देखते हैं, आप समझ में आएगा ज्यादा। देखो तो, नेशनल इनकम, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, पहला क्या है? ये और कुछ नहीं, क्या है ये? वेजेस ही है। अच्छा, ये क्या है? ये ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब वेजेस को एक्स्ट्रा कुछ भी है, क्या क्या है? रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। चार फैक्टर्स में वेजेस तो ऊपर जोड़ दिए, तो तीन ही बचा ना, और एक एक्स्ट्रा खाली रॉयल्टी। ठीक है भैया, इसके बारे में बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे क्या होता है। वो अभी खाली ऊपर ऊपर से पहले फॉर्मूला याद कर। थर्ड पॉइंट क्या था? ठीक है। अब आते हैं ये कैसे निकल गया, एक बात बताओ, इसका मतलब क्या बताया तुमको, क्या होता है ये? वेजेस। वर्कर्स को जो वेजेस देते हैं उसका चार हिस्सा करते हैं। पहला, उसका मान लिया 10,000 रुपया सैलरी है, उसका 1,000 रुपया काट के उसको पीएफ में जमा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कल को जाके 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद जब वो रिटायर करेगा, तो कम से कम एक बड़ा अमाउंट उसको मिले, उसको बोलते हैं पीएफ। इसी को कहते हैं, बताओ, रिटायरमेंट बेनिफिट, पेंशन। सॉरी, ये रिटायरमेंट बेनिफिट था, पेंशन वाला। एक और होता है पीएफ, इसको बोलते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ताकि वर्कर्स का फैमिली क्या रहे? सिक्योर रहे। उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है कंपनी, पीएफ में पैसे डलवाता है, वो भी जोड़ेंगे हम लोग। और सारी सब कैश में दो चाहे काइंड में दो, दोनों को तुम्हें जोड़ेंगे। मतलब अल्टीमेटली कह दो, वर्कर्स को कुछ भी तो सबको जोड़ देना। ठीक है, ठीक है। असंस में डायरेक्टली ये लिखा रहा है कि दिखेगा भी तो इग्नोर कर देंगे, हाँ ये सब आएगा भी तो भी इग्नोर कर देंगे, खाली यही चीज लिख देंगे, हमारे पास कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय। ऑपरेटिंग सरप्लस, ये तो तुमको ऑलरेडी तीन चीज तुमको याद हो ही गया होगा। रॉयल्टी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। हाँ। अब ये प्रॉफिट का तीन हिस्सा क्या है सर? एक बात बताओ, कोई भी कंपनी या कोई भी इंसान, तुम यदि 1,000 रुपया पैसा कमाते होगे तो क्या करते होगे? इसका तीन हिस्सा करते होगे। गवर्नमेंट को टैक्स भरते होगे, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। मैंने 100 भरा तो बचा कितना? 900। 900 का दो हिस्सा करेगा, एक तो शेयर होल्डर को दे देगा, इसको बोलते डिविडेंड। मान लिया इसको 700 रुपये तुम दे दिया, 200 रुपये अपने पास रखेगा ना, इसको बोलते रिटेन अर्निंग। अपने पास जो रखते हो उसको क्या कहते हैं बताओ? रिटेन अर्निंग। ये क्या हुआ? कॉर्पोरेट टैक्स भरा 100 रुपया, डिविडेंड कितना किया? 700 रुपया, 200 रुपया क्या था ये? काश की प्रॉफिट लिखा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रॉफिट नहीं लिखा है तो तीन से जोड़ के। अभी क्लियर है पक्का? और मिक्स्ड इकोनॉमिक्स में मिक्स्ड इनकम, सॉरी, और सेल्फ एम्प्लॉयड, तीनों को जोड़ देंगे, क्या निकलेगा? एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। पक्का हो जाएगा। या फिर से फॉर्मूला को रिकैप्चुलेट करते हैं, बताना मेरे को। प्रोडक्शन मेथड में क्या निकलता है? जीडीपी, मार्केट मार्केट प्राइस, इसका एक और नाम। ठीक है। फॉर्मूला क्या था? सेल्स। सेल्स को क्या बोलते हैं यहाँ पे? सर वैल्यू आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट माइनस पीसी, आईसी, सॉरी आईसी। वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया रहा है तो कितना पार्ट में होगा? सेल्स और चेंज इन क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या बोलते हैं? चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, उसको हम अनसोल्ड बोलते हैं। सेल्स मतलब और अंदर और बाहर दोनों को जोड़ देना। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग माइनस आईसी का मतलब क्या होता है? नेगेटिव, माइनस को क्या करना है? इग्नोर करना। परचेज, आईसी क्या है यहाँ पे? परचेज। परचेज यहाँ पे दो तरीके का हो सकता है, परचेज इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल को क्या करेंगे बताओ? इंपोर्ट, हो गया खत्म, और तो कुछ था नहीं इसमें। हम लोग पढ़े क्या? इनकम मेथड। इनकम मेथड में नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या था? तीन चीज।
ए, बी और B और C। सी। ए क्या था? वेजेस। बी क्या था? वही तीनों जो बचा, प्लस क्या कर देना, रॉयल्टी। और पांचवा क्या था? मिक्स। वेजेस में बीच वाला क्या बोले? क्या क्या वही रॉयल्टी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। अरे फैक्टर से प्रोडक्शन चार्ट था ना, फैक्टर इनकम। एक को हटा दो, वेजेस को, और तीन जो बचा क्या क्या निकला? प्रॉफिट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और रेंट। रेंट। हाँ, प्रॉफिट जो होगा उसका तीन हिस्सा होगा, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, डिविडेंड और रिटर्न अर्न। हो गया। और थर्ड पॉइंट क्या था? नेक्स्ट। नेक्स्ट। इतना इनकम रेट भी क्लियर हो गया। अब आते हैं क्या? एक्सपेंडिचर में। आते हैं क्या? एक्सपेंडिचर मेथड। नेशनल इनकम में क्या निकलता है इसमें? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। होता है क्या? देखो अगेन इसमें क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। एक्सपेंडिचर हमेशा ज्यादा होता है इनकम से, इसलिए इनकम मेथड में 3 था और एक्सपेंडिचर मेथड में 4 है, एबीसी। अब यहाँ पे देखो ए का मतलब क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और प्लस क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट क्या बताया तुमको? क्या है बता? तीनों में प्रोडक्शन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है अच्छे तरीके से। प्रोडक्शन उसके कुछ क्वेश्चंस भी होंगे तो करके जाना, ठीक है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। प्राइवेट फाइनेंस हम लोग क्या करते हैं? देखो नेशनल इनकम निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले ढूंढते हैं कोई नंबर ए। कोई नंबर ए में क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस कर देते हैं नन, इसका एनपीओ बोलते हैं, एनजीओ। एनजीओ मतलब नन गवर्नमेंट या फिर नन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल समझते हैं, खर्चा जोड़ना है ना, तो घर का खर्चा को जोड़ना, और एनजीओ जो खर्चा करता है उसके लिए भी जोड़ना, उसका गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर मार्केट में कर रहा है उसको भी जोड़ देना। हमने सिंपल बताया नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड। तुम देखो इंडिया के अंदर में क्या क्या खर्चा होता है। एक घर का खर्चा जोड़ दो, प्लस एनजीओ का खर्चा जोड़ दो, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कुछ कर रहा है उसको भी जोड़ दो। साथ ही साथ कुछ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अलग अलग नाम से जानते हैं हम लोग। सबको जोड़ दो। मतलब सिंपल बता देते हैं, जो गवर्नमेंट जो खर्चा करता है दो तरीके का करता है। एक होता है फाइनल गुड्स पे, मतलब सड़क बना दिया, ब्रिज बना दिया, वो सब खर्चा को जोड़ दो। और उससे कुछ रेंट भी आ रहा है, कुछ पे भी कर रहा है। मान ले हम एक मशीन खरीद के लेके आए, तो उसका जो खर्चा है उसको तो जोड़ेंगे ही। साथ ही साथ मान ले एक मशीन भाड़े पे लेके आए, तो उसका रेंट भरते होंगे, तो उसको भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो दोनों का दोनों खर्च को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और अल्टीमेटली क्या निकल जाएगा? ये। और एक पॉइंट आया था, नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, उसको एक्स माइनस एम भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में कभी एक्स माइनस एम लिखे मतलब समझ लेना एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होना चाहिए। समझ के बाद ये 3 मेथड था, तीनों मेथड में सबसे कम इंपॉर्टेंट है एक्सपेंडिचर मेथड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन मेथड। पढ़ के जाना। ये चैप्टर खत्म हो गया? नहीं, अभी पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्जन। बस कन्वर्जन पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा। कन्वर्जन में क्या पढ़े थे याद रखो। देखो थको मत, थकोगे तो चैप्टर बोर लगने लगेगा। और देखो देखो देखो, और देखो 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 देखो, हाँ ये कन्वर्जन की जरूरत क्यों पहले बताते हैं।